हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं। अपन ने जो लास्ट पर्टिकुलर चैप्टर पढ़े थे, 4 चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं अभी तक, और अपन ने लास्ट चैप्टर जो कंप्लीट किया वो था विद्युत धारिता, है ना। और स्थिर वैद्युतिकी वाला जो पार्ट है बच्चों, अब वो कंप्लीट हो चुका है। स्थिर वैद्युतिकी में हमने क्या किया है, हम बोल रहे थे कि आवेश स्थिर रहना चाहिए, गतिमान नहीं होना चाहिए। तो अपन ने उसके अंदर 4 चैप्टर पढ़ लिए। इंपॉर्टेंट पार्ट गाउस का लॉ है, वो ध्यान में रखिएगा, मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब हमारा चार्ट जो है वो मूव कर रहा है। जो नेक्स्ट 2 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, एक विद्युत धारा है, एक विद्युत परिपथ है, इनके अंदर अब चार्ज मूव करने वाला है। और आगे आने वाले चैप्टर्स में अब चार्ज मूव करेगा, चलना चालू कर दिया है अब चार्ज ने। अब हमारी पढ़ाई भी चालू हो गई है ना। चलिए, तो अब चार्ज अगर चलना चालू कर दे तो फिर कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, तो हमने बोलना है सबसे पहले हम विद्युत धारा को पढ़ेंगे। विद्युत धारा जैसे ही समझ लेंगे तो फिर अपन चुंबकीय क्षेत्र पर भी आएंगे। वो 7वां चैप्टर है अपने पास में। अभी 5वां चैप्टर विद्युत धारा, इंग्लिश के अंदर बच्चों इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। देखिए नाम बहुत ज्यादा सुना हुआ है, डेली रोजाना लाइट आ गई, लाइट चली गई है, अपन जहां पर है लाइट आती जाती रहती है भाई। ठीक है, ओके। तो वो सारी चीजें जो है वो किससे हैं बच्चों, विद्युत धारा से ही रिलेटेड है। आपका पंखा घर में चलता है, कूलर अभी आप यूज कर रहे हैं गर्मियों के दिनों में, एसी यूज करते हो, बल्ब जलता है, एलईडी लाइट जलती है, टीवी देखते हो, कोई भी काम कर रहे हो, एनी टाइम आप किसका उपयोग कर रहे हैं, विद्युत धारा का उपयोग कर रहे हैं। आप फोन चलाते रहते हो, है ना, किसका उपयोग कर रहे हो, सब विद्युत धारा की देन है बच्चों। ये धारा है जिसके कारण हम काम कर पा रहे हैं। अगर ये विद्युत धारा नहीं होती तो बहुत सारी चीजों में दिक्कत आने वाली थी। अरे दिक्कत ही दिक्कत थी फिर तो, लेकिन अभी विद्युत धारा है हमारे पास में, है ना। चलिए, तो विद्युत धारा को समझना चालू करते हैं। मैं पहले डेफिनेशन के ऊपर आता हूँ कि विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होगी। तो इसको थोड़ा सा समझे बच्चों। पहले अपन शुरुआत करते हैं जो हमने पढ़ा है। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास में एक समरूप विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है ना। और इस समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर बच्चों कोई धनावेश हो, कोई भी धन आवेश है, तो वो समरूप विद्युत क्षेत्र में कहाँ की ओर जाएगा, तो हमें पता है कि ये धनावेश स्वतः ही विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल अनुभव करेगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा थी, और कोई भी धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल अनुभव करता है। कितना बल अनुभव करता है, तो इसका अगर आवेश Q है तो F=QE बल से वो आगे की ओर जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि यही धनावेश की जगह हम कोई ऋण आवेश ले लेते तो वह कहाँ की ओर जाता, आंसर है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाता। जाता नहीं जाता, ठीक है। कितने बल से, तो हम बोलते हैं कि इस केस में जो बल होगा वो माइनस का QE सदिश होगा। ये पढ़ा है हमने, ऐसा पढ़ रखा है। चलिए, तो किसी भी आवेश को यदि विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वह बल अनुभव कर देता है, बल, उसको बल लगना चालू हो जाता है। और स्थिर वैद्युतिकी में हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए, मतलब इसके ऊपर एक ऐसा एक और बल लगा दे कि जो इसकी त्वरित गति को रोक दे, इसी आवेश को ही रोक दे। तो एक दूसरे बल की ओर बात करके हम बोल देते हैं कि परिणामी बल 0 कर दो और बोलो कि ये स्थिर आवेश है। अब आप कैलकुलेशन करना चालू करो। ठीक है, चलिए अब उस बात को मैं छोड़ रहा हूँ। अभी हम बोल रहे हैं कि अभी और कोई दूसरा बल नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में धनावेश को रखोगे वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में भागेगा, और अगर ऋणावेश को रखोगे वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागेगा। भाग रहा है ना बच्चों, हाँ। अगर वो चलेगा तो विद्युत क्षेत्र बल अप्लाई कर रहा है, बल अप्लाई कर रहा है मतलब उसे त्वरित गति देगा, ठीक। और आवेश जब त्वरित गति करने लग जाए या गति करने लग जाए तो फिर वो किसको उत्पन्न करता है बच्चों, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। ये बात ध्यान में रखना। विद्युत धारा के लिए हम 10वीं में पढ़ चुके हैं इस चीज को, है ना। 10वीं में हमने जब पढ़ा था तो एक परिभाषा बहुत ही ज्यादा, हम बोलते हैं कि ये परिभाषा हमेशा याद रहती है, भूल ही नहीं पाते हैं, क्या, कि किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत धारा कहलाती है। ये वो डेफिनेशन है जो हम कभी भूल नहीं पाते हैं। आवेश प्रवाह की दर, किससे, चालक से बात कर लेते हैं। तो चालकों में आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत धारा कहलाती है। ये डेफिनेशन हम कभी नहीं भूलेंगे, कुछ ऐसी दिमाग में फिट हो जाती है 10th तक आते आते हमारे दिमाग में। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। तो हमने बोलना है बच्चों
कि अगर हमारे पास में कोई चालक होता, ये चालक मान लीजिए, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये चालक का ए सिरा और ये बी सिरा मान लेते हैं, तो चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। कितनी ज्यादा, तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि लगभग 10 की घात 10 मुक्त इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 की घात 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एकांक आयतन में। मतलब किसी चालक के 1 मीटर क्यूब आयतन के अंदर लगभग 10 की घात 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं कर रहा, मैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं, जो कि चालक के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब के अंदर ही है बच्चों। ये संख्या बहुत ज्यादा है, दिमाग में लग जाओ बच्चों। 10 की घात 6, 10 की घात 9, मिलियन और ट्रिलियन, ये सॉरी मिलियन बिलियन ये हम पढ़ते रहते हैं, ठीक, लेकिन ये तो पता नहीं कितनी ज्यादा है। ठीक है, इतने तक आते आते तो हमारी संख्या अरब खरब शंख वंख सब पूरे हो जाते हैं, तो उससे भी आगे चल रहा है अभी। ठीक है, तो सोचिए कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो इस चालक के अंदर है। ठीक, अब ये बात ध्यान में रखना कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये स्वतंत्र है गति करने के लिए। तो इसका मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन तो ऐसा 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 घूमते रहते हैं, है ना। किसी के मन में नहीं मैं तो इस तरफ जाऊंगा, वो उस तरफ नहीं जाएगा, फिर किसी दूसरे से टकराया वहां पर और फिर से अपनी दिशा को चेंज करके वो नीचे चला गया, यहाँ पे किसी तीसरे से टकराया फिर यूं चला गया। ये बस चलते रहते हैं, है ना। इनकी दिशा निश्चित नहीं होती लेकिन चलते रहते हैं। तो इनकी दिशा जो है वो यादृच्छिक दिशा है, ये बात ध्यान रखना। जहां जगह मिली वहीं घूम लिए भाई, है बाइक थी अपने पास में, चलो भाई रोड अपनी है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन यदि इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा प्रदान कर दी जाए, निश्चित दिशा कैसे प्रदान की जाएगी, तो हमने इस चालक के एक सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरे सिरे को किससे जोड़ देना है, बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देना है। ऐसा जोड़ दिया अपन, एक सिरा प्लस से और एक सिरा किससे कर दिया है, माइनस से। इससे क्या हुआ, तो ये समझना कि जो चालक का सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से संबंधित होता है उसे हम बोलते हैं ये उच्च विभव पर है। कौन से विभव पर है, उच्च विभव पर, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो माइनस से जुड़ा हुआ है, बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है जो सिरा, उसे हम बोलते हैं निम्न विभव वाला, निम्न विभव। निम्न विभव वाला भाग है ना, ये हायर पोटेंशियल पॉइंट हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट हो गया। विभव को पोटेंशियल बोलते हैं, उच्च को हायर बोल दो, निम्न को लोअर बोल दो। तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल पॉइंट हो गए हैं ये दोनों। अब ये बात ध्यान रखो, विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया होगा कैसे होता है, तो ये समझ लीजिए। बिंदु आवेश के कारण अभी पता चल जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर देखो और फिर यहाँ पर देखो। यहाँ पर देखो, धनात्मक आवेश का धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये तो ऐसे ही जा रही है, ये तो निश्चित हो गई। अब इन बिंदुओं के ऊपर विभव देख लो, इसके ऊपर ये वाली दूरी आप मानोगे r1, ठीक है, और ये दूरी अपन मान लेते हैं r2। ठीक, इस वाले बिंदु पर होगा kq डिवाइडेड बाय r1 विभव, इस वाले पे होगा kq डिवाइडेड बाय r2। मैं आपको पूछूं कि कौन सा विभव ज्यादा है, v1 ज्यादा है या v2 ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर v1 ज्यादा है। क्यों, क्योंकि दूरी r1 कम थी। ठीक है, और r2 ये वाला विभव कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये दूरी r2 ज्यादा है। ठीक, तो अब ये विभव ये वाला तो हो गया हाई, ज्यादा वाला, और ये वाला हो गया लो। तो आप देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर जाती है, हाई से कहां की ओर, लो की ओर, मतलब उच्च विभव से कहां की ओर, निम्न विभव की ओर। ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसके अंदर इस चालक में विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होगी, आपका आंसर होना चाहिए सर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर है। बात समझ में आ गई है, ये इतना क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद में जब हम बोल रहे हैं कि धारा जो है उसके लिए उत्तरदायी कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। किसी चालक में धारा के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर भागेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये, तो
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो माइनस का आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। तो भाई साहब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल अनुभव करेंगे ऐसा, और इस तरफ भगेंगे, इस तरफ चलेंगे। ठीक है, तो गौर कीजिएगा कि चालकों में धारा किसके कारण बहती है? आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा कौन सी होती है? तो आंसर है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा होती है। बात समझ में आ गई? चालक के अंदर ऐसे जा रहा है, चालक में विद्युत क्षेत्र इस तरफ जा रहा था और ये विपरीत दिशा में। जब पहली बार विद्युत धारा को समझाने की कोशिश की थी बच्चों, तो उन्हें धनावेशों के कारण माना गया था। फिर बाद में पता चला कि भाई धनावेश तो कहाँ पर है? तो आंसर है नाभिक के अंदर है, और वो मूव नहीं करता, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, लेकिन ये धनावेश मूव नहीं करता। ठीक है, तो फिर जब धनावेशों से डायरेक्शन बताई दी, तो अगर इसमें धनावेश मानते तो धनावेश कौन सी दिशा में बल अनुभव करते वो सोचिए। तो हम बोलते विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल अनुभव करते। क्लियर है ये बात? तो ये बात ध्यान में रखना, विद्युत धारा की दिशा को धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज दिमाग में रखने लायक है। विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है? जो धनावेश पर बल लगता है वही विद्युत धारा की दिशा होती है। तो धनावेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में जा रहा है? तो हमने बोला कि विद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा थी, ऐसी। तो अगर इस चालक में धारा बोलते तो ऐसे जाती है। ठीक है, तो हमने एक और कॉन्सेप्ट बनाया कि विद्युत धारा जो है वो सदैव उच्च विभव से कहां की ओर जाती है? निम्न विभव की ओर जाती है। ये बात ध्यान में रखना, ये विद्युत धारा की दिशा है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्या होती है, फिर तो फिर इलेक्ट्रॉन की गति देखो, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहा है, यूं, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्यों मानेंगे? तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जाता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और विद्युत धारा जाती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, इस चीज को सदैव दिमाग में रखेंगे। ठीक है ये चीज? चलिए अब मैं इस चीज को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूं, जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है। देखिए विद्युत धारा की ये वाली चीजें जो है ना, ये आपने 10th में पढ़ रखी है, आपने अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी 10th में कर रखे हैं, वो अपन करेंगे बच्चों, वो 10th वाले न्यूमेरिकल भी 12वीं में आ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे वो है विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? तो किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। और ये धारा है बच्चों, जैसे पानी की धारा होती है ना, वैसे ही विद्युत धारा है। ये बात ध्यान में रखना, उसे भी करंट बोलते हैं वैसे, है ना, लेकिन दैट इज फ्लूइड। फ्लूइड करंट आप बोल सकते हो, या वाटर करंट आप बोल सकते हो। ठीक, यहाँ पर चूंकि आवेश प्रवाहित हो रहा है तो हमने इसे बोला है विद्युत धारा। वहां पानी प्रवाहित होता था इसलिए हम बोलते थे वाटर करंट या फिर पानी का प्रवाह। ठीक, यहाँ पर धारा प्रवाहित तो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं चालकों में, इसलिए हमने बोला कि ये विद्युत का प्रवाह है, इलेक्ट्रिक प्रवाह है। ठीक है, चलिए फिर विद्युत धारा, इसे सामान्यतः या तो स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाएगा या कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाएगा। अब ये और कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो हमने बोलना है कि अगर आई एवरेज की बात की जाती है, औसत धारा की बात की जाती है, तो औसत धारा को लिखा जाता है डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। ये बात ध्यान में रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा समझिए कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से किसी समय तो गुजर रहे थे 10 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट समय देखा तो निकले 50 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले बार देखे तो 20 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आवेश प्रवाह अलग अलग समय पर अलग अलग हो, कभी ज्यादा आवेश प्रवाहित हो, कभी कम आवेश प्रवाहित हो, तो फिर हमें क्या देखनी पड़ती है? कौन सी धारा देखनी पड़ती है? औसत धारा देखनी पड़ती है। और अगर आवेश प्रवाह नियत हो, ठीक है, तब यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यदि आवेश प्रवाह नियत अथवा स्थिर हो, उस केस में आप धारा को I बराबर क्या लिख सकते हैं? Q डिवाइडेड बाई T, जो आपने हमेशा से पढ़ा है।
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने लायक है कि विद्युत धारा को और कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, क्योंकि धारा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक की सतह पर ही बहेंगे बच्चों, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? सतह पर रहते हैं, और वो सतह पर ही ट्रेवल करते हैं। तो किसी चालक के, यहाँ पर अगर टी को मैं 1 सेकंड बोल दूं, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही ही विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। समझिए, यहाँ पर अगर हम कंडीशन लगा दें, क्या कंडीशन लगा दें? हम बोले कि यदि t बराबर 1 सेकंड हो तो I का मान किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर होगा, नहीं होगा। तो यहां से और क्या परिभाषा आप लिख सकते हो विद्युत धारा की, कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। डन हो गया ये? चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में विद्युत धारा और उसकी परिभाषा। अब यहां पर एवरेज की तो बात कर ली, एक तात्क्षणिक और होता है। तात्क्षणिक विद्युत धारा या तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट भी बोल सकते हैं। तात्क्षणिक को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। चलिए, तो ये कैसे? तो बोला कि आई एवरेज तो बता दिया आपने कि किसी समय 10 इलेक्ट्रॉन, किसी समय 20 इलेक्ट्रॉन, तो आई एवरेज निकालो भाई, ठीक। लेकिन अगर कोई बोल दे कि आवेश चलो बह रहे होंगे आगे पीछे कैसे भी, कई बार ज्यादा कई बार कम बह रहे होंगे, और बोल दे कि टी बराबर 5 सेकंड में विद्युत धारा निकाल कर बताओ कि कितनी थी विद्युत धारा, तब क्या करेंगे? तो हम बोलते हैं कि किसी निश्चित समय पर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वही क्या होंगे? तात्क्षणिक धारा को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला कि इसके लिए आप आई इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो लगाओ भाई, डेल क्यू अपॉन डेल टी आपके पास में था, लेकिन उसके लिए समांतराल नगण्य होना चाहिए। तात्क्षणिक धारा मतलब पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे। फिक्स टाइम का मतलब क्या हो गया? क्या अंतराल होना चाहिए क्या? मैं आपको कोई बोलूं कि t बराबर 5 सेकंड पे मेरे को धारा निकाल करके बताओ, समझना इस चीज को, तो मैंने आपको कोई अंतराल दिया क्या कि 5 से 6 सेकंड के बीच में निकाल के बताओ? नहीं बोला ना मैंने आपको डायरेक्ट बोला कि 5 सेकंड पर भी निकाल के बताना। इसका मतलब कोई अंतराल है ही नहीं, ठीक। तो यहां पर इसमें एक कंडीशन लगा दो। क्या कंडीशन लगा दो? कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, अंतराल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अंतराल जो है वो शून्य के निकट जाना चाहिए। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, dq डिवाइडेड बाय dt। ये भी बहुत फेमस सूत्र है धारा का, इससे भी हम धारा निकालेंगे। इस पे तो न्यूमेरिकल भी है, आपकी किताब के अंदर इस पे न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों। dq अपॉन dt किसको प्रदर्शित करता है? तात्क्षणिक धारा को प्रदर्शित करता है। चलिए, समझ में आया? चलिए, अब धारा की बात करते हैं। तो धारा के ऊपर आते हैं कि धारा सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, बताओ भाई। पहले तो धारा की दिशा में बताता हूं। विद्युत धारा की दिशा कहां से कहां की, और अभी क्या बताया था मैंने आपको? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। प्लस से माइनस ऐसा बोलते हुए आते हो ना कि विद्युत धारा कहां से कहां तक बहती है? प्लस से माइनस की ओर बहती है, ऐसा अपन दिमाग में रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये धारा की दिशा है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अगर ये धारा की दिशा है तो फिर इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी बताओ? तो हमने बोला कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तो धारा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको समझाया था, निम्न विभव से कहां की ओर जाएंगे? उच्च विभव की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है निम्न विभव से
उच्च विभव की ओर, तो हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो हमने यहां से ये लिखा कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमें धारा की दिशा पता चल गई। अब मैं पूछ रहा हूं आपको कि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आंसर दे दोगे, अदरवाइज जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, इंडिकेट कर रहा हूं साफ साफ, क्या भाई, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा की दिशा को फिक्स कर दिया। तो आप ये समझ सकते थे एक बार के लिए कि सर ने फिक्स कर दी कि धारा की दिशा निश्चित है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो धारा को क्या माना जा सकता है, सदिश राशि माना जा सकता है। लेकिन बच्चों ये परम असत्य है, धारा जो है वो सदिश राशि नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, इस चीज को सदैव ध्यान में रखें। पहला तो आप फॉर्मूला से समझें, आवेश एक अदिश राशि है, समय भी एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि में एक अदिश राशि का भाग लगाएंगे तो तीसरी अदिश राशि प्राप्त हो जाएगी, पहला तरीका। दूसरा, आप ये भी बोल सकते हैं, सवाल क्या आता है कि धारा की दिशा निश्चित होते हुए भी, किसी चालक में धारा की दिशा निश्चित होते हुए भी धारा अदिश राशि होती है, क्यों, ये सवाल है, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई सदिश होने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। सदिश होने के लिए उसके पास में परिमाण होना चाहिए, उसके पास में एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, इसके साथ में वह सदिशों के नियमों का पालन भी करनी चाहिए। जब हम बल की बात करते हैं, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो बल के पास में खुद का परिमाण है, बल के पास में खुद की एक दिशा है, और बल जो है वो सदिशों के योग के नियमों का पालन करता है। वो त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। तो बल के लिए हम क्या बात करते हैं बच्चों, चलिए, तो ऐसा दो, एक पॉइंट के ऊपर दो बल लग रहे हैं, ठीक, एक बल F1 इधर है, F2 इधर है, तो इनका परिणामी बल इनके बीच में से निकल जाता है, ऐसा ही बोलते हैं। और ये परिणामी बल कैसे आएगा, तो इन दोनों बलों के बीच में अगर थीटा कोण था, तो F बराबर क्या होगा बच्चों, F बराबर होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा और इसका अंडर रूट, ये F होता। क्योंकि ये F सदिश राशि है, इसलिए इसको प्रदर्शित कर पा रहा था, इस फॉर्मूले को प्रदर्शित कर पा रहा था। लेकिन अगर एक तार में धारा इस तरफ जा रही है, दूसरे तार में धारा इस तरफ जा रही है, दोनों के बीच में थीटा कोण है और यहां से आई धारा आ रही है, ठीक, तो ये परिणामी धारा थी और इससे I1 और I2 निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये I क्या होनी चाहिए थी, अगर सदिशों का नियम का पालन करती तो ये होनी चाहिए थी I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा, ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसी होती नहीं है बच्चों, ये कभी ऐसी नहीं होती, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कैसी होती है, I बराबर I1 प्लस I2, सीधा खत्म, इतना ही था। ये I बराबर क्या बच्चों, I1 प्लस I2, यही परिणामी धारा है, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि धारा एक अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि यह सदिशों के योग के नियमों का या सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। पता चल गया क्या कारण देना है, दिशा होते हुए भी क्यों अदिश है, क्योंकि ये सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है, इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, इसे लिख भी लीजिएगा। चलिए, इतना हो गया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि विद्युत धारा जो है वह कौन सी राशि है। देखो, दो तरीके की भौतिक राशियां पढ़ी होंगी आपने 11th में, एक होती थी मूलभूत भौतिक राशियां और एक होती थी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। कौन सी राशि है बच्चों विद्युत धारा, आपको याद होगा वो सात याद आ रहे हैं कि सात ना, मूलभूत फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूलभूत भौतिक राशियां, उनमें जो है वो तीसरे नंबर की हम सामान्यतः विद्युत धारा ही पढ़ते हैं, है ना। तो तीसरी चौथे नंबर की जो वो सामान्यतः विद्युत धारा लिखी हुई होती है बुक्स के अंदर, ठीक है। तो यह एक मूलभूत भौतिक राशि है, कैसी राशि है ये, मूलभूत भौतिक राशि, ये बात और ध्यान रखें।
भौतिक राशि है। ठीक है, चलिए तो ये हो चुका। अब इसके बाद में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है वो भी समझे। आपको आता है, वैसे मेरे को पता है। चलिए तो ये मिटा देता हूं यहां से। तो हम बात करते हैं मात्रक की। मात्रक तो विद्युत धारा का देखो फॉर्मूला देखो पहले तो। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसे हम बोल सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, C डिवाइडेड बाय S, स्मॉल s है, ये बात ध्यान में रखना। ये मात्रक है जिसे वास्तविकता के अंदर SI मात्रक के रूप में क्या कहा जाता है, एम्पियर। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसे एम्पियर लिखते हैं। और एम्पियर को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो मोस्टली अपन एएमपी लिख देते हैं बच्चों, लेकिन एम्पियर को आप देखोगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए लिखा हुआ था। ये बात ध्यान में रखें। तो एम्पियर को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए है, इसी से ही काम चल जाता है। एएमपी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। विद्युत धारा का जो मात्रक का जो चिन्ह है वो क्या है, ए है, कैपिटल ए है। और एम्पियर वैज्ञानिक था इसलिए कैपिटल ए है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो मात्रक पता चल गया होगा आपको। और इसकी विमा क्या होगी बच्चों, विमा क्या लिखते हैं हम इसकी, A1। क्या लिखते हैं हम, A1। आपने कई जगह देखा होगा, अपन तो विद्युत क्षेत्र पढ़ते हुए आ चुके हैं, तो वहां पर यूज हो रहा था, आपको पता चल गया होगा, है ना। चलिए तो ये इस तरीके से हमारे पास में विद्युत धारा का बेस तैयार हो जाता है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है बच्चों, धनावेश पर लगने वाली दिशा या फिर उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा। यह इलेक्ट्रॉन की दिशा की सदैव क्या होती है, विपरीत होती है। इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बह रहा है, किसी भी चालक की सतह पर बह रहा है। अब एक और चीज जो लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, क्या विद्युत धारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के कारण ही बहती है और कोई आवेश वाहक नहीं है जो विद्युत धारा को प्रदर्शित कर सके, तो आंसर नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं, अन्य के कारण भी बह सकती है। डिपेंड करता है कि हम विद्युत धारा की बात कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे चालक है, अब इस चीज को समझ लीजिए। चालकों में विद्युत धारा जो है वो मात्र इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, ये परम सत्य है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे अर्धचालक की, जो आप बहुत एंड में पढ़ोगे 12th के अंदर, अर्धचालकों में धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के साथ में होल्स के कारण भी होता है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण होता है। जब हम बात करते हैं किसी विद्युत अपघट्य की, वो अपन लैप्लासी सेल केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा आपने, है ना, NH4Cl का घोल तैयार करते हैं, उसके करते हैं नहीं करते हैं, तो वहां पर वो जो घोल है ना, उसके अंदर भी धारा बहती है, वो विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य में धारा किसके कारण बहती है, धन आयनों और ऋण आयनों के कारण बहती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये समझने लायक बात है कि धारा को हम कहां बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, कि धारा किसके कारण बह रही है, कहां बह रही है। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल्स, विद्युत अपघट्य में धन आयन और ऋण आयनों के कारण, विद्युत अपघट्य में उपस्थित धन आयन और ऋण आयनों के कारण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले के अंदर अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे विद्युत धारा के ऊपर, और भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अपनी जो क्यूरियोसिटी है ना, ऐसे जिज्ञासा जिसे बोलते हैं, वो बना के रखो, बहुत मजे आने वाले हैं चैप्टर में। चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।